हाय नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके पास एक हमारा जो तीसरा है वोकेबलरी का तीसरा वीडियो है उसे लेके आ रहे हैं। मैं इस वीडियो को मतलब आपको इसमें शेयर करूं बातें, उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जो चाहता है इंग्लिश को सीखना, उसको यही नहीं पता कि इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से की जाए और कैसे शुरुआत की जाए। दो वर्ड पे जोड़ दीजिएगा, शुरुआत कहाँ से की जाए और कैसे की जाए। मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाऊँ, यानी कि आपका स्पोकन अच्छा हो, आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश अच्छी लिख पाऊँ, यानी कि आपका रिटन बहुत अच्छा हो, आप चाहते हो कि इंग्लिश पढ़ के मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए, जैसे हिंदी को आप समझ लेते हो, यानी कि आपका राइटिंग अच्छा हो, तो उसके लिए दो काम आपको करने पड़ेंगे। एक बात का अगर मुझसे सहमत है तो आप ज़रा सोच के देखिएगा और इस बात पे जोर भी दीजिएगा। मैं कहता हूँ कि सारा सेक्शन अच्छा हो सकता है अगर हम दो सेक्शन बहुत अच्छे बना लें। पहला सेक्शन है हमारा ग्रामर का सेक्शन, दूसरा सेक्शन में अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ आपसे तो वो है वोकेबलरी। सोच के देखो, हर सिचुएशन के लिए आपके पास वर्ड्स हों और उन वर्ड्स को यूज़ करने का तरीका अगर आपके पास हो तो क्या आपको इंग्लिश बोलने लिखने में समस्या आ सकती है? कभी नहीं आएगी। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको वोकेबलरी और ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना, एक वोकैब को सही से तभी यूज़ किया जा सकता है जब आप उसमें ये जानते हो चार बातें। किसी भी वर्ड को एग्जाम में पूछा जाता है तो उन चार कैटेगरी में से आता है। पहली कैटेगरी जो होती है वर्ड की, दैट्स कॉल्ड नाउन। या तो वो नाउन मिलेगा या फिर वो मिलेगी आपकी वर्ब या फिर आपका मिलेगा एडजेक्टिव, यानी कि जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। अगर मैं बात करूं इसके माने फोर्थ वन की, तो दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। तो जितने भी शब्द हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स, अपोजिट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उन सभी शब्दों में या तो वहाँ पे कोई नाउन होता है या वर्ब होती है, एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। अगर आपको ये भी पता है कि एडवर्ब कब लगता है, एडजेक्टिव कब लगता है, वर्ब कब लगती है और नाउन कब लगता है, तो सोच के देखो, इसका मतलब आप कहीं भी कुछ भी कैसी भी सिचुएशन को बोल सकते हैं। यानी कि इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको ग्रामर का भी नॉलेज चाहिए। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे क्लास में तो हम वोकैब डिस्कस करते ही हैं, पर मुझे लगता है कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े भी हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कि छोटे छोटे वीडियोस उनकी कम से कम समझ तो बनाए कि वो रोज़ वोकेबलरी को जो रट रहे हैं, एक वर्ड आता है रटना, जो वोकैब्स को वो रट रहे हैं, कम से कम उससे बचे। तो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत को सही दिशा में करें, कम से कम एक रिजल्ट तो निकल के आए। तो इन वीडियोस का यही उद्देश्य है कि आपको मैं समझ दे पाऊँ कि कैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, इसकी समझ हम कोशिश करें कि बोर्ड पे एग्जाम्पल्स लिख के करें। तो आज जो मेरे शब्द होंगे वो भी इसी बात को है कि कम से कम आपका वोकेबलरी लेवल जो ये है वो अप ये हो, और आप कम से कम जो रट रहे हो उसे रटने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उसे प्रैक्टिकल कैसे याद किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, मैं इन वीडियोस के थ्रू आपके साथ लेके आ रहा हूँ। मतलब इनको शेयर करना चाह रहा हूँ। एक काम करता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, पहले शुरुआत करता हूँ। पहला वर्ड आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। वेरी वेरी फर्स्ट वर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। पहला वर्ड, एक और ध्यान रखना, जब किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड आपने बोला और वो एक साथ इकट्ठा बोला। कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड को बोलते वक्त वर्ड बीच में टूट रहा है। अगर वो टूट रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे शब्दों का स्पेलिंग याद करने में आपको बहुत अच्छी मदद देने वाली है। एक बात ज़रा ध्यान से देखो, कोई भी वर्ड कहीं पे टूटता है तो देखो कि वो टूटा कहाँ, और टूटे हुए शब्द की स्पेलिंग याद करना बहुत ईजी है। जैसे देखो, एक वर्ड मैं आपके सामने देखता हूँ, इस वर्ड को देखना, एल। अब इस बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, देखिए कैसे, इलेजिबल। इलेजिबल, अब सीधा इलेजिबल का स्पेलिंग देखो तो बड़ा दिक्कत आ सकता है कुछ बच्चों को, पर अगर इलेजिबल वर्ड को तोड़कर देखें तो इलेजिबल तो बन गया स्पेलिंग। अब इलेजिबल होता क्या है? एक तो पहली बात, जब हम किसी भी वर्ड को याद करते हैं तो देखते हैं इसका हिंदी क्या है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हिंदी क्यों देखते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। आप सभी कहेंगे कि वो वर्ड याद हो जाता है। नहीं, वो वर्ड याद नहीं होता, उस हिंदी से आपको समझ में आता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। गौर से देखो, हम मतलब जान तो लेते हैं, पर क्या मतलब जानने के बाद उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, उन सिचुएशंस में जब वो हिंदी के शब्द बोल रहे थे, क्या अब इंग्लिश के वर्ड डालने की कोशिश करते हैं? नहीं। और फिर सोचते हैं कि हमारी वोकेबलरी में याद क्यों नहीं होती। तो मेरी पहली बात सुनिए बड़े ध्यान से, एक वर्ड आ रहा है आपके पास, इलेजिबल, बोल के दिखाएं। शाबाश, बोल के जरूर रखना मेरे साथ साथ, इलेजिबल। अब मैं इलेजिबल जैसे वर्ड्स को देखता हूं तो पहले इसके सिनोनिम देखता हूं। एक बात और, मैंने इससे पहले दो वीडियोस में एक बात बहुत अच्छे से शेयर किया कि मैंने कहा जब भी किसी वर्ड को याद करें, या तो टफ से इजी की तरफ चले जाएं या फिर इजी से टफ की तरफ चले जाएं। अब देखो, आप में से अधिकतर व्यक्ति, अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएशन में, कोई कहीं तो कहीं कहीं। इतने सालों में इंग्लिश को पढ़ा तो है, तो बहुत सारे शब्द ऐसे भी होंगे जो आपके दिमाग में आसपास घूम रहे थे तो दिमाग में भी हैं।
तो इजी से टफ, इजी कौन सा वर्ड है जो मुझे आता है, टफ कौन सा जो मुझे नहीं आता है। तो एक वो वर्ड देखो जो आपको आता है, एक वो वर्ड देखो जो आपने अभी नहीं सीखा। चलो गौर से सुनते हैं, पहले वर्ड की तरफ देखते हैं। इलेजिबल जो वर्ड है मेरा, इसके मैं सिनोनिम्स की बात कर दूं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। पहला वर्ड मैं चाहता हूं कि आप देखें, इस वर्ड को सब बच्चे देखना जरा, रीड। अब रीड का मतलब मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पढ़ना होता है। और रीड के बाद मैं एक वर्ड लगा दूं तो एबल, रीडेबल। अब रीडेबल क्या होती है, कोई भी चीज़ पढ़ी जा सकती है। जैसे मान लो आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो और देख के आप लग रहा है कि हाँ वो क्या लिखा है, उसे पढ़ पा रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, वो आपके लिए रीडेबल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो रीडेबल, पर मैं इसी रीडेबल के साथ अगर अन लगा दूं तो वर्ड दिखा अनरीडेबल। शायद अब आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि मैं किस वर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। ये डिस्कशन मेरा इलेजिबल शब्द से तो है, पर मैंने इसके साथ एक इजी वाला डाला। एक और चीज देखते, थोड़ा सा आगे आइए, फिर वही कहता हूं, वर्ड टूटेगा, जैसे टूटेगा तोड़ दो उसे। और वहीं पे देखो कैसे लिखेंगे, स्क्रिबल्ड। इस वर्ड को बड़े ध्यान से देखना, स्क्रिबल्ड, स्क्रिबल्ड। एक और वर्ड चाहता हूं, मैं इनके बारे में डिस्कशन भी करूंगा, और मैं उससे पहले एक और बात बताऊंगा, जरा ध्यान से देखो। एक वर्ड और देखते हैं पहले वाले, इंडेसी। सर देखना, वर्ड टूटेगा जहां पे, इंडेसी फिरेबल। सर देखिए, आपको एग्जाम में एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में जिक्र तो मैं करूंगा, पर एक वर्ड और देख लो मेरे साथ, जरा ध्यान से देखना। मैं एक वर्ड और लिखने जा रहा हूं, अन इंटेलिजिबल। सर ध्यान से देखें, वो टूट रहा है, अन इंटेलिजिबल। अब एक ये भी बात है, मैं कह दूं कि चलो बच्चों ध्यान रखना, इस शब्द के सारे सिनोनिम्स हैं, पर मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए, अगर ये सारे शब्द सिनोनिम हैं तो क्या ये वर्ड एक दूसरे की जगह आ सकते हैं, और नहीं आ सकते तो क्यों नहीं आ सकते, और आएगा तो कहाँ आएगा, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। पहली बात मैं कहता हूँ, कोई भी चीज़ अगर इलेजिबल होती है तो इलेजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो, पढ़कर जो साफ साफ समझ में ना आ रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि हम वो नोट्स जब बनाते हैं तो नोट्स बनाते वक्त उनमें साफ साफ चीज़ें नहीं लिखते, साफ साफ नहीं लिखते, राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो राइटिंग अच्छी न होने की वजह से क्या होता है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या लिखा है इसने। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस है, देखा प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने पहली बात कही, इसकी डेफिनेशन को फिर समझ लो। इतना क्लियर नहीं है, यानी कि नॉट क्लियर। कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, क्लियर किस वे में, किस लहजे में क्लियर नहीं है कि आप उसे कम से कम पढ़ पाओ, आप उसे कम से कम समझ पाओ। समझ पाना यानी कि अंडरस्टैंड, पढ़ पाना यानी कि रीड, यानी कि कोई चीज़ इतनी क्लियर नहीं है कि आप उस पर पढ़ पा रहे हैं, आप उसे समझ पा रहे हैं, तो ऐसा किसी चीज़ का होना इलेजिबल होता है। जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस चाहता हूँ, मेरे साथ बोलिएगा। मैंने किसी को बोला योर, बेटा शाबाश बोलना है साथ साथ, योर हैंड राइटिंग, योर हैंड राइटिंग इज, अब ये देखिए ये वाला वर्ड लेंगे, इलेजिबल। योर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल। इसका मतलब क्या है कि आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है जिसको पढ़कर समझ में नहीं आता कि आपने लिखा क्या है। तो कुछ भी ऐसा जो साफ साफ समझ में ना आए, या कुछ भी ऐसा जिसको आप आसानी से न पढ़ पाए क्योंकि वो क्लियर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इलेजिबल है। बन गया वर्ड। अब सोच के देखो, आपने अपने लाइफ में ऐसे कितने व्यक्तियों की राइटिंग को देखा है जो पढ़ के समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है। तो इसका मतलब उनकी राइटिंग जो है कैसी है, इलेजिबल है। अब इलेजिबल के सिनोनिम में देखें तो अनरीडेबल है, अनरीडेबल वर्ड समझ में आया होगा। वहीं पे देखें तो स्क्रिबल्ड, बेटा स्क्रिबल्ड वर्ड को याद करना। जैसे कई बार होता है कि हम जल्दी जल्दी में होते हैं तो जल्दी जल्दी में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लेते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं कि जो मुझे समझ में आ जाएगा पर किसी को आए ना आए। आपने देखा होगा बहुत बार नोट्स बनाते हुए टीचर ने कुछ बोर्ड पे लिखा, एकदम से लिख लिया, तो राइटिंग ऐसे कर दिया। अब ये लिखा तो है आपने पर स्पष्ट नहीं लिखा है। तो जब आपने चीज़ें स्पष्ट साफ साफ ना लिखी हो, एक तो ऐसा व्यक्ति जिसकी राइटिंग साफ है ही नहीं, पर एक आपने जानबूझ के या कुछ वजह से जल्दी की वजह से साफ साफ ना लिखा हो, तो आपका वो नोट्स कैसा बन गया, स्क्रिबल्ड। यानी कि आपने कहा कि मैंने कहा आपके नोट्स जो हैं, योर नोट्स आर स्क्रिबल्ड, यानी कि साफ साफ नहीं लिखे हुए हैं। अगले वर्ड की तरफ देखें तो ये वर्ड बिल्कुल ऐसे ही है, इलेजिबल बोल दो या इन, सर ध्यान रखना, बड़ा प्यारा वर्ड है, एग्जाम में खूब आता है। सर ध्यान से देखो कैसे पढ़ेंगे, इंडेसिफरेबल बोल के दिखाओ, इंडेसिफरेबल। यहीं पे आता है अगली बात, अनइंटेलिजिबल। अगर अनइंटेलिजिबल की बात मैं करता हूं तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, ये वर्ड कैसे बना बेटा, वर्ड का फॉर्मेशन सीख लो, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी अपने आप हो जानी है। जरा ध्यान से देखिए, मैंने एक वर्ड आपके सामने बोला, इंटेलिजिबल। अगर कोई भी चीज़ इंटेलिजिबल है, इसका मतलब वो चीज़ बहुत आसानी से समझी जा सकती है, इस कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। अब कोई भी चीज़ आसानी से समझी जा सकती है, इंटेलिजिबल है, पर अगर मैं उसी से पहले अन लगा दूं तो एक ऐसी चीज़ जिसको आसानी से नहीं समझ सकते, इजिली जो अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती, उसे बोलेंगे इंटेलिजिबल। जैसे मैं कहता हूं, अब बड़े ध्यान से देखना, मेरे साथ बोलना है, डॉल्फिन। यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, डॉल्फिन।
जो हमारी डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन का जो साउंड होता है, डॉल्फिन साउंड्स, अब देखिए मैंने क्या कहा, डॉल्फिन साउंड्स आर, क्या ये यहां पे लिया है हम, डॉल्फिन साउंड्स आर अनइंटेलिजिबल, किसको, टू ह्यूमंस, यानी कि जो हमारे इंसान होते हैं उनको उनकी आवाज़ें समझ में नहीं आती। इंसान अगर उन्हें समझने की भी कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं तो नहीं समझ पाते। तो डॉल्फिन साउंड्स आर अनइंटेलिजिबल टू ह्यूमंस, बन गया सेंटेंस। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं पा रहे तो अनइंटेलिजिबल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वर्ड को बड़े ध्यान से देखो। अब एक और चीज़ देखो, अन लगने से उल्टा जा रहा है, अन लगने से उल्टा जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात हूँ, यहाँ पे देखो अनरीडेबल है, अगर मैं अन हटा दूँ तो उसका मतलब क्या है, जिसको पढ़ा जा सकता है। ऐसे इलेजिबल में से अगर मैं आई एल हटा दूँ, लेजिबल हो गया, जिसको पढ़ा जा सकता है। देखो ना, मैं आई एल लगा रहा हूँ तो हटा रहा हूँ तो उसका मतलब पढ़ा जा सकता है, आई एल लगा रहा हूँ तो नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसे में यहाँ पे कह रहा हूँ इस वाले वर्ड के साथ अगर मैं इसमें से अन हटा दूँ तो उसका मतलब ऐसी चीज़ जिससे समझा जा सकता है, अन लगा दूँ तो समझा नहीं जा सकता है। वर्ड्स मुश्किल नहीं है, बस उनका फॉर्मेशन समझने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ पहली बात समझ में आएगी। कोई भी चीज़ पढ़ने या समझने में क्लियर नहीं आ रही है तो उसका मतलब वो कैसी है, इलेजिबल है। एल हटाओगे तो उसका मतलब वो समझ भी जा सकती है, उसको पढ़ा जा सकता है। मैंने कहा योर हैंड राइटिंग इज लेजिबल, यानी कि पढ़कर समझ में आता है कि आपने लिखा क्या है, इतना स्पष्ट आप लिखते हैं। अगले वर्ड की तरफ आता हूं, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। बड़ा एक बार लास्ट देख लेंगे, इलेजिबल, पहला वर्ड है इलेजिबल। सेंटेंस बोलिएगा मेरे साथ, योर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल। यही कमी है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इस वीडियो को देखते हो कि हम बोले क्यों। सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं देखी आपने, लैंग्वेज है। कभी ऐसा हुआ कि बगल वाली सीट पे बैठ के गाड़ी चलाना किसी को आया हो? कभी नहीं आया। गाड़ी चलाना व्यक्ति को आया कब, जब उसने खुद चला के देखा। पर बगल में बैठ के ये तो समझ में आ ही गया था ना गाड़ी कैसे चलती है, उसके बावजूद भी गाड़ी चलाने नहीं आया। पीछे बैठे व्यक्ति को भी बाइक चलाने नहीं आती, बाइक चलाने वाले को चलाना आता है। मैं कहता हूँ कि जिसने लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है सर, अगर जिसने लैंग्वेज बोली नहीं तो उसे आएगा कहाँ से। क्रैमिंग है, कुछ दिन तक तो याद रह सकता पर एक समय के बाद दिमाग से निकल जाना है। मैं अगले वर्ड की तरफ आता हूँ, सेकेंड वर्ड के बारे में डिस्कशन करूँगा आपके साथ। डिस्कशन में देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या आता है। आपकी मेहनत ही आपको कामयाबी दिलाएगी सर। मैं अभी, मेरे बहुत प्रिय एक व्यक्ति हैं तो वो मुझसे बातों बातों में बोले कि सर अगर सपने मेरे हैं तो पूरा भी मुझे ही करना पड़ेगा। कितनी प्यारी बात उसने बोली, सपने मेरे हैं तो पूरा भी मुझे ही करना पड़ेगा। यानी कि आपने जो ड्रीम लिया है उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको करनी चाहिए। मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ आता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेकेंड वर्ड को डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। ये वर्ड देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन, मैंने कहा कि वर्ड टूटे तो तोड़ दो, ये देखिए मैंने तोड़ दिया। मैं आगे इस वर्ड को देखता हूँ, फिर तोड़ दिया मैंने और फिर मैंने इसको आगे पूरा लिख दिया। ये वर्ड देखिए क्या, कंटेजियस। पहले इसको बहुत सारे व्यक्ति कंटाजियस बोलते, ऐसा नहीं होता है, ये कंटेजियस होता है। अब कंटेजियस वर्ड होता क्या है वैसे तो सबको पता है, पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि कंटेजियस और इससे पहले वाला जो वर्ड हमने पढ़ा वो सारे के सारे एजेटिव थे, यानी कि वो क्या कर रहे थे, किसी व्यक्ति और चीज़ के बगल में लग के उसकी विशेषता दिखाने का काम कर रहे थे। कंटेजियस वर्ड है। मैं चाहता हूँ कंटेजियस के सिनोनिम में देखेंगे, बड़ा प्यारा वर्ड है सर, खूब आता है एग्जाम में, क्लोज टेस्ट में बहुत आती है इसकी बातें। जरा ध्यान से देखिए, मैं इस वर्ड को तोड़ूंगा, जहां टूटेगा मैं तोड़ दूंगा। अब देखना मैं कैसे भी इसको बुलवाऊंगा आपको, पर पहले साथ बोल देखिए ये वर्ड मैंने तोड़ दिया यहाँ पे। एक वर्ड और मैं चाहता हूँ कि इसमें देखिए, वर्ड्स को याद करना मुश्किल नहीं है, पर उनकी समझ के लिए, उनकी याद रखने के लिए आपको उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना पड़ेगा सर। एक अगला वर्ड आपके पास और आता है, इसको जहां टूटेगा तोड़ दो, इस वर्ड को यहां टूटेगा, ये स्पेलिंग याद हो जाएगा, तोड़ के देखना उसको। एक वर्ड और मैं आपके सामने लेके आता हूं, इन सभी शब्दों के बारे में देखते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये वर्ड है पेंडेमिक और ये है एपिडेमिक, वो है इन्फेक्शियस, ये होता है एपिजॉटिक। एपिजॉटिक ये वर्ड है कंटेजियस। ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब कोई ऐसी बीमारी, सर कोई ऐसी बीमारी जो आपके टच में आने से, किसी के संपर्क में आने से फैलती हो, वो कंटेजियस होती है। तो कंटेजियस वर्ड आपके पास आता है, एपिजॉटिक वर्ड आपके साथ आता है, इन्फेक्शियस वर्ड आता है। जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, सबको पता है इन्फेक्शन होता क्या है, इन्फेक्शन से इन्फेक्शियस निकला है। आपसे एक प्रश्न है मेरा, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको इन्फेक्शन देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आपको एपिजॉटिक देगा, आपको एपिडेमिक देगा, या पेंडेमिक देगा, या कंटेजियस देगा। और एक और काम कर सकता है, हो सकता है इन सारों को एक साथ देके इनके बीच का फर्क पूछ ले। इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे शब्द टच में आने से बीमारी फैलती है ये तो दिखाता है, पर इसके साथ इनका एक और काम है, इनके बीच के फर्क को, एक बात हो रहा है, फर्क इनका बीच में पढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि कंटेजियस वर्ड के बारे में एक चीज और जरा ध्यान से देखें। कंटेजियस वर्ड केवल डिजीज के लिए नहीं आता, कंटेजियस वर्ड आता है किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को लेके, किसी व्यक्ति का फीलिंग्स है, कुछ भी है जिससे सामने वाला प्रभावित होता है। कई बार ऐसा होता है,
बड़े सकारात्मक व्यक्तियों के टच में जब हम आते हैं तो उनके टच में आते ही एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर फील होती है, कहता है कि यार क्या आदमी है। अब देखो जैसा उसका सोच है वैसा सोच हमारा बनना शुरू हो जाता है उसके टच में आके, यानी कि उसकी बातें हमारे दिमाग तक पहुंचती है, हमारे अंदर तक पहुंचती है। इसका मतलब उसके विचार कैसे हैं, कंटेजियस हैं। तो देखिए मैं कहता हूँ जरा ध्यान से देखो, कहता है कि कह रहा है योर, बोलिएगा सर मेरे साथ, योर, इस वर्ड को जरा ध्यान से बोलना, योर एंथ्यू। बेटा जहां टूटे वर्ड को तोड़ दो, एंथ्यू जैसे स्पेलिंग आता होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं स्पेलिंग याद नहीं हो रहा, तोड़ो ना उसे, एंथुजियाज्म। इस वर्ड को देखो, एंथुजियाज्म होता है किसी भी काम को करने का जज्बा, कह रहे योर एंथुजियाज्म इज, वही आपके पास पढ़ा था, इसको तोड़ के देखेंगे, कंटेजियस वर्ड हमने पढ़ा था, योर एंथुजियाज्म इज कंटेजियस। इसका मतलब क्या है, आपका जो जोश है वो सबको प्रभावित करता है, बड़ा कंटेजियस है। तो योर एंथुजियाज्म इज कंटेजियस, कंटेजियस। अब देखिए कंटेजियस का एक मतलब और आया कि जो फीलिंग्स को भी दिखा रहा है, इमोशंस को भी दिखा रहा है, एटीट्यूड को भी दिखा रहा है, जो दूसरों को प्रभावित करता है, टच में आते इफेक्टेड कर देता है। पर एक कंटेजियस का और मतलब होता है क्या, कि किसी भी डिसीज का, किसी बीमारी का एक संपर्क में आने से फैलने का। अब जरा ध्यान से देखो, पहला वर्ड आता है एपोजोटिक। एपोजोटिक का मतलब होता है बेटा एनिमल्स। ये एनिमल्स के बीच में जब एक एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड फ्लू देखो, बर्ड फ्लू का क्या होता है, वो टच में जब आते हैं तो एक दूसरे से संक्रमित हो जाते हैं। तो जब एनिमल्स आपस में संक्रमित होते हैं बीमारी से तो उसको एपिजोटिक बोलते हैं। सर समझ में आया। इन्फेक्शियस वर्ड तो नॉर्मल है, पर एपिडेमिक जो शब्द है बड़ा प्यारा है। जब पूरी कंट्री में, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ होल कंट्री, जब पूरी कंट्री या फिर पूरा वर्ल्ड, यानी कि होल वर्ल्ड, पूरी कंट्री या पूरा वर्ल्ड जब किसी बीमारी से प्रभावित होता है तो इसका मतलब वो आपके लिए पेंडेमिक है। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, पूरी कंट्री या पूरा वर्ल्ड। पर एपिडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे अभी देखेंगे आप, तो अभी आने वाले समय में कुछ ही दिनों में डेंगू आ जाएगा, जिसे आप डेंगू बोलते हैं। वो डेंगू क्या करेगा, सबको प्रभावित करेगा। मौसम चेंज होता है तो फ्लू होता है, एम आई राइट और नॉट सर, फ्लू होता है। तो फ्लू क्या करता है, फ्लू व्यक्ति को प्रभावित करता है, पर हमेशा नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम में आके। तो किसी समय पर आके कोई बीमारी आपको प्रभावित करती है तो आपके लिए वो क्या है, एपिडेमिक है। तो मैं लगता है मुझे कि ये सारे वर्ड समझ में आए। इन वीडियोस के साथ आप इन वर्ड्स को देखें। बेटा ये सारे वर्ड पर्याप्त तो नहीं है, पर हाँ ये वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद इसलिए भी है कि कैसे आप वर्ड्स को पढ़ें। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये अच्छी चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि अच्छी चीज़ें हैं, सच में एक बच्चे को ऐसे पढ़ना चाहिए, तो उन चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति इस वर्ल्ड में जो अच्छा काम करना चाहते हैं पर उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता तो अपने कामों को रोक देते हैं। मैं अपने लिए नहीं कहना चाह रहा, मैं सबके लिए कहना चाह रहा हूँ। कुछ भी अच्छा आपके पास है तो उसको आपको शेयर करना चाहिए, पर अगर कुछ अच्छा नहीं है तो उसको शेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि बुराई को रोकेंगे तो रुकेगी और अच्छाई को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, मैं तीसरे वर्ड की तरफ आता हूँ। बड़े ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा कि जानवरों में जब इन्फेक्शन फैलता है आपस में, मतलब बीमारी फैलती है, डिजीज फैलती है, तो उसे एपिजोटिक बोलते हैं। नॉर्मल कंटेजियस होता है, कंटेजियस इमोशंस, एटीट्यूड और फीलिंग्स को भी दिखाता है। इन्फेक्शन है एक पूरी कंट्री और एक पूरे वर्ल्ड में कोई बीमारी है जो आपस में टच पे फैल रही है तो उसे पेंडेमिक बोलते हैं। पर एक पर्टिकुलर समय पर कोई बीमारी आके फैलती है तो उसे एपिडेमिक बोलते हैं। मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ आता हूँ, मैं थर्ड वर्ड आपसे डिस्कस करता हूँ। इस वर्ड को देखिएगा जरा, ये ऑब्ली करके मैं आ रहा हूँ। इस वर्ड को बड़े ध्यान से, मैंने कहा था वर्ड तोड़ दो, ऑब्ली, और ऑब्ली के बाद देखिए ट्रेट। अब ऐसे वर्ड देखो, ऑब्ली वर्ड का स्पेलिंग याद करना मुश्किल नहीं है, ट्रेट का भी मुश्किल नहीं है, पर दोनों इकट्ठा जोड़ के एक साथ याद करो तो बहुत सारों को दिक्कत आ सकती है। ऑब्ली ट्रेट एक वर्ब होती है बेटा, वर्ब होता है काम, काम वो होता है जिसे हम करते हैं। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, एक काम है, मैं बोल रहा हूँ ये काम है, तो जिसे मैंने हिंदी में काम कहा उसे इंग्लिश वर्ब कहती है। तो ऑब्लिट्रेट एक वर्ब होता है। इसका क्या मीनिंग होता है बेटा, इजी से टफ, टफ से इजी। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर वर्ड के साथ एक चीज़ समझाने की कि किसी भी वर्ड को याद करें तो टफ से इजी या फिर इजी से टफ चले जाएं। एक वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। क्या वर्ड आपने नहीं पढ़ा जो मैं भी लिखने वाला हूँ, डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना। सर एक वर्ड और देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है, डिमोलिश, खत्म कर देना। सर दूसरा वर्ड देखिए हमारे पास, इरेडिकेट, वर्ड तोड़ना है, इरेडिकेट, केट का स्पेलिंग सबको पता है, इरेडिकेट वर्ड तोड़ दो। अगला वर्ड देखो, एन नी, देखो वर्ड टूटा है, एन ई, डबल आ रहा है तो एन ई, और फिर उसके बाद देखिए मैंने कहा था ही, और फिर कह दिया लेट। ऐसे स्पेलिंग याद होता बेटा, तोड़ के पढ़ो से, एनहिलेट। एक वर्ड और देखते सर यहाँ पे, LIQUI, लिक्विडेट। बेटा ये वर्ड हमें याद हुए तो आपको भी तो याद हो सकते हैं, पर हमने इनके ऊपर समय बिताया होगा, आपने नहीं। तो आप इन शब्दों को समझने की कोशिश करो, वर्ड अपने आप याद हो जाने। पहला वर्ड है ऑब्लिट्रेट, दूसरा है डिस्ट्रॉय, और तीसरा डिमोलिश, चौथा है इरेडिकेट, और पांचवा है एनिहिलेट, और इसके बाद लिक्विडेट। वर्ड्स कैसे याद होंगे,
इन सब का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना है, पर फ़र्क है। जैसे एक छोटा सा मतलब है, किसी चीज़ को ख़त्म कर दे डिस्ट्रॉय लगा दो, ऑब्लिटरेट लगा दो। किसी इमारत को गिरा के ख़त्म कर दे डिमोलिश कर दिया, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंका इरेडिकेट कर दिया, किसी चीज़ को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया इनहेलिट कर दिया, एनिहिलेट कर दिया सॉरी। और किसी कंपनी को जब ख़त्म करते हैं तो लिक्विडेट करते हैं, यानी कि किसी व्यवसाय के लिए लिक्विडेट आता है। सोच के देखो, एक क्लोज टेस्ट है, उसमें कंपनी है, उसको खत्म करने के बारे में चर्चा चल रही है, तो वहां पे आपको दे देगा ऑब्लिटरेट, आपको दे देगा इरेडिकेट, आपको दे देगा एनिहिलेट और दे देगा लिक्विडेट। आपको सोचना चाहिए कि व्यवसाय को जब खत्म किया जाता है उसको लिक्विडेट किया जाता है। तो अगर वर्ड्स का सही समझ है कि कौन वर्ड कहाँ आता है तो कभी भी वोकेबलरी आपको दिक्कत नहीं दे सकती। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए, किसी भी चीज़ को खत्म कर देना ऑब्लिटरेट होता है, डिस्ट्रॉय खत्म कर देना है, एनिहिलेट बिल्कुल खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे करप्शन को हमें क्या करना चाहिए, इरेडिकेट कर देना चाहिए। जो सोशल इविल्स है, जो समाज की बुराई है, उनको इरेडिकेट कर देना चाहिए। किसी बिल्डिंग को ढा देना, डिमोलिश कर देना है। ये सारे वर्ड्स को समझने की जरूरत है आपको। मैं ज़्यादा तो नहीं, इस वर्ड के साथ अपनी बात को यहीं पे फिनिश करूंगा कि इन वर्ड्स को हमें समझना है, ऐसे वर्ड्स को देखना है। मैं इससे अगली वाली वीडियो जो लेके आ रहा हूँ वो थोड़ा सा बड़ा लेके आऊँगा, ज़्यादा शब्दों के साथ। आजकल बहुत व्यस्त चल रहा हूँ तो इतना ही टाइम निकाल पा रहा हूँ। मन तो बहुत है कि आपके साथ शेयर करता चलूँ। इतनी दूर दूर से बच्चे जो जुड़े हैं मेरे साथ, वो बहुत कंपेल करते हैं, बार बार उनका फ़ोन आता रहता है। चिंता मत करो बेटा जी, इस चैनल से जुड़े रहिए, आप इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े रहिए। बहुत कुछ आपके पास आना है, बड़ी बड़ी वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा मुझे। और एक और बात है, आपको चाहिए ना, जैसे ये वोकेबलरी मैं बात करूं तो हमारा जो इंग्लिश का पेज है ना बेटा, मेरा फेसबुक पे इंग्लिश बाय प्रदीप सर, इंग्लिश बाय प्रदीप सर। बेटा इससे आप बहुत मतलब जुड़े, आपका वोकेबलरी सच में बहुत अच्छा होने वाला है। आप द हिंदू खरीदते हैं, उसके वर्ड्स आपको तंग करते हैं, हम द हिंदू का टॉपिक डालते हैं, अच्छे से टाइप करके एक एक वर्ड को समझा के इस पेज पे बेटा जाइए, इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। रोज वहां पर रूटीन से वर्ड्स आते हैं, एक सिंगल डे नहीं होता जो वोकेबलरी ना आती हो। कितना कीमती ये पेज है, उसमें हमारे मॉक टेस्ट डलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम। वो हमने कोई प्रचार के लिए नहीं बनाया, हमारा मेन उद्देश्य उसके ऊपर है कि बच्चों तक अच्छी समझ लेके आए, एक अच्छी समझ पहुंचाए। बेटा जी हर एक व्यक्ति का अपना एक करियर होता है, एक दौर होता है, एक समय होता है। और हर कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से देखे तो उसके मन में होता है कि क्यों ना या ज़्यादा से ज़्यादा भला करने के बारे में सोचे। मैं नहीं, सब सोचते हैं, पर कई बार वो नहीं कर पाते। क्यों? कि उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता, चीज़ों को शेयरिंग नहीं मिलती, बच्चे बांटते नहीं आपस में। वो इतना बढ़िया चीज़ है वो फेसबुक का पेज, उसमें बहुत सारे शब्दों से भरा पड़ा है। उसको जाओ, वहाँ पे पुरानी वाली चीज़ों को फोटोकॉपी कराओ, पढ़ो, एक से एक बढ़िया टॉपिक है, एक से एक बढ़िया टॉपिक है। कल द हिंदू का हमने एक टॉपिक डाला, लाजवाब, बहुत लाजवाब टॉपिक। उससे एक दिन पहले और एक टॉपिक डाला, हमने कहा कि कैसे एक डिफेंस ऑफिसर बना जाता है, उसके अंदर कितने वर्ड्स थे, कैसे आइल्स को क्रैक करें, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। इतने प्यारे प्यारे टॉपिक्स को हम लेके आए उसमें, और वर्ड से भरे पड़े हैं। बहुत बखूबी उनको हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस सिनोनिम प्लस अपोजिट सब कुछ तो है वहां पर। क्यों ना उनको हम ज़्यादा बारीकी से देखें। अब मैं आज इतने से ही करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखें। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ को, क्या कहा मैंने, खत्म कर देना। ऑब्लिटरेट होता है डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, इरेडिकेट, इनहेलिएट। सर एक और एनिहिलेट और लिक्विडेट। मैं चाहता हूं कि एक सेंटेंस आप मेरे साथ देखिएगा, बोलना सर। देखिए क्या कहते हैं, मैं एक व्यक्ति को कहता हूँ बड़ा दुखी है, कुछ बातों को लेकर सोच के चिंतित है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा एक काम करो प्लीज, देखिए मैंने क्या बोला उसको, प्लीज, अब बोलिएगा मेरे साथ, प्लीज ऑब्लिटरेट योर बैड। बैड माने बुरा होता है बेटा, बैड माने क्या होता है, बुरा। बैड मेमोरी, यानी कि आपको अपनी जो बुरी ये याद है, याद जो आपके दिमाग में, उसको क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, ऑब्लिटरेट कर देना चाहिए, खत्म कर दो उसे। मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इस चैनल से जुड़े रहिए बेटा, बहुत मेहनत करें, जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत है नीचे कमेंट करें। जो भी आपको वर्ड चाहिए, जो आपको वीडियोस चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं हमें। हम कोशिश करेंगे समय निकाल के आप तक वो चीज़ पहुँचाने की। वादा तो नहीं करता, पर हाँ पूरी कोशिश करूँगा। समय मिलती है आपके लिए ज़रूर पेश होऊंगा, जरूर ये चीज़ें लेके आऊँगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।